नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की। और आज जो हम इवेंट चेक करेंगे वो 7 और 8 अगस्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर का नाम आपको बताना है। एक्चुअल में अब तक कोई भी फीमेल रेसलर ऐसी नहीं थी, भारतीय महिला पहलवान नहीं थी जो कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंची हो। तो बच्चों, वो जो महिला है उसका नाम है विनेश फोगाट। और इन्होंने क्यूबा के पहलवान को सेमीफाइनल के मैच में हराया था। और ये सेमीफाइनल में हराने के बाद फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है आपके लिए, इसको बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों, आज का दूसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर व्हाट रीजन विनेश फोगाट द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू रीच द फाइनल ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024 वाज डिस्क्वालिफाइड इन द पेरिस ओलंपिक। तो एक दिन पहले हमको खुशी मिली कि पेरिस ओलंपिक के फाइनल में महिला रेसलिंग के हमारी विनेश फोगाट पहुंच गई, लेकिन अगले दिन उनका फाइनल मैच था और फाइनल मैच के ठीक पहले उस दिन उनका वेट चेक किया गया। क्योंकि विनेश फोगाट 50 केजी ग्रुप में लड़ती है, तो उनका जब वेट चेक किया गया तो वेट उससे थोड़ा सा ज्यादा आ गया। यानी कि यहाँ पर 100 ग्राम ये लगाया जा रहा है कि 100 ग्राम उनका वेट ज्यादा हो गया और 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण उनको फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो बच्चों, ये भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि एक तरह से जहां हमारा गोल्ड या सिल्वर मेडल पक्का था क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुकी थी, वहीं डिस्क्वालीफाई होने के बाद अब इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन भी है, ये क्वेश्चन पक्का आपसे पेपर में पूछा जाने का चांस होगा। वैसे हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने इंटरनेशनल कोर्ट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वहां पे अपील वगैरह दायर कर दी है, इस पर सुनवाई होगी, बाकी सारी चीजें आगे देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल उनको जो फाइनल मैच था वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो वहां पर इनका जो सबसे सही ऑप्शन था कि क्यों उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उनका जो वेट था वो मैच नहीं किया जो कि रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद बच्चों, आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल जेवलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जो राष्ट्रीय भाला दिवस होता है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो नेशनल जेवलिन डे है ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल नेशनल जेवलिन डे का ये 3rd एडिशन था, क्योंकि पहली बार ये 2022 में मनाया गया, फिर उसके बाद 2023 में और ये 2024 में 3rd एडिशन इसका मनाया जा रहा है। जो जेवलिन डे बच्चों मनाया जाता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाला था उसमें जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसी की एक तरीके से याद में या फिर उसके ऑनर में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीता था। बच्चों एक चीज और यहां पे याद रखिएगा कि उस ओलंपिक का नाम तो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, लेकिन उसको हेल्ड किया गया था या उसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 में, क्योंकि उस समय 2020 के समय क्या हुआ था, कोरोना का पूरा जो महामारी था वो फैल गया था, इसलिए उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया था। तो बिल्कुल यहां पे याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में 7 अगस्त 2021 को, और उसी के लिए हम लोग हर साल 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाते हैं। एक चीज बच्चों और यहां पे बता दूं कि अब तक भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 ही ऐसे खिलाड़ी रहे हैं इंडिविजुअली जिन्होंने गोल्ड जीता है। एक अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग में उन्होंने जीता था, और दूसरी हमारे ये जो नीरज चोपड़ा थे जो भाला फेंक में या फिर जेवलिन थ्रो में जीता था। इसके बाद बच्चों, आज का अगला जो क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश फ्रीड विच फार्मर प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल में बांग्लादेश में बहुत बुरी स्थिति चल रही है, वहां पे सिंहासन का तख्ता पलट हो चुका है। जो वहां की करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, देश छोड़कर भाग चुकी हैं, तो वहां पर एक तरीके से बिल्कुल अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। तो शेख हसीना जब प्रधानमंत्री वहां पे थी तो उन्होंने बहुत सारे जो अपोजिट लीडर्स थे उनको नजरबंद कर दिया था, होम अरेस्ट में डाल दिया था। उसी में एक बहुत फेमस लीडर थी वहां की जो फॉर्मर पीएम भी रह चुकी थी, उनका नाम था
बच्चों बेगम खालिद जिया। तो ये जो बेगम खालिदा जिया थी ये फॉर्मर पीएम थी और इनको रिसेंटली 7 अगस्त को वहां से जो उनका हाउस अरेस्ट था वहां से फ्री किया गया है और इसको फ्री किया बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने किया। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा बांग्लादेश के बारे में कुछ चीजें आप याद रखो कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है तो वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा रही है और उस इंटरिम गवर्नमेंट का जो हेड होगा लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बनाया जाए। ये जो मोहम्मद यूनुस हैं इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था बच्चों, याद रखिएगा ये नोबेल पीस प्राइज 2006 में इनको मिला था। ये काफी बड़े लेवल पर इन्होंने जो बांग्लादेश की पॉवर्टी थी उसको रिमूव करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ साथ ग्रामीण बैंकों की शुरुआत उन्होंने किया था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में पूरी तरीके से जो सोशलिज्म है या फिर पॉवर्टी उसको हटाने का जो प्रोग्राम था उसको इन्होंने लीड किया था और इसी के वजह से इनको जो है कि नोबेल प्राइज मिला था। तो इसी मोहम्मद यूनुस को कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है वो उसको लीड करे। और बांग्लादेश का ये जो पूरा का पूरा आंदोलन चला बच्चों या विद्रोह चला वो एक कम उम्र के जो वहां के स्टूडेंट थे नाहिद इस्लाम उनके लीडरशिप में चला था। नाहिद इस्लाम का कहना था कि बांग्लादेश की जो तात्कालिक सरकार यानी कि शेख हसीना की जो सरकार है वो लगातार नौकरियों से लेकर हर जगह तानाशाही कर रही है, इस वजह से उन्होंने ये सारा का सारा आंदोलन किया था। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन इस समय बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने खालिद जिया को क्या किया है, फ्री किया है। इसके बाद बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए है, ऑन व्हाट बेसिस डिड स्टूडेंट्स इन बांग्लादेश स्टेज अ वायलेंट प्रोटेस्ट ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि जो मेल स्टूडेंट्स का जो वायलेंट प्रोटेस्ट था या जो हिंसात्मक विद्रोह था ये आखिर किसके कारण पे था। यहाँ पे बहुत सारे रीजन दिए गए थे, उसमें से जो सबसे बड़ा कारण था वो ऑप्शन नंबर सी था, क्योंकि जो बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना की सरकार थी उसने कहा कि हम 30% का रिजर्वेशन देंगे। किनको रिजर्वेशन देंगे? उन सोल्जर्स की फैमिलीज को जो 1971 के वार में, जो पाकिस्तान के साथ इनका वार हुआ था 1971 में, उस वार में जो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनके या जो सोल्जर्स भाग लिए हैं उनके फैमिलीज मेंबर को नौकरियों में 30% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे ये कानून आता है सारे के सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट आक्रोशित हो जाते हैं और ये जो नाम है बच्चों, एक बार फिर से नाम मैं आपको दिखा दूं, नाहिद इस्लाम, इसी के नेतृत्व में पूरा का पूरा ये जो आंदोलन हुआ बांग्लादेश का वो चलाया गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, इन द असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि किस राज्य की विधानसभा में द एसटी रिजर्वेशन बिल 2024 स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बिल पास किया गया है। तो बच्चों वो जो हमारा यहाँ पर स्टेट है वो गोवा है। याद रखिएगा गोवा इंडिया का स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली अगस्त में 7 अगस्त को उसने क्या किया है, एसटी के लिए या एसटी के लिए स्पेशली रिजर्वेशन बिल पास किया है। अगर हम गोवा की बात करें बच्चों तो गोवा भारत में सबसे लास्ट में आजाद होने वाला, एक तरीके से कहिए स्वतंत्र होने वाला क्षेत्र था, क्योंकि 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली थी। और ये जो 1961 में जब गोवा आजाद हुआ तो पहले इसको जो है कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और फाइनली 1987 में गोवा को एक फुल स्टेट या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा बच्चों भारत का पूर्ण राज्य बना, लेकिन आज के डेट में क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और वहीं अगर हम एसटी की बात करें, जो हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं बच्चों, तो एसटी की जो टोटल पॉपुलेशन, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इनका लगभग 8.5% का रेशियो है टोटल पॉपुलेशन में, और ओवरऑल जो इनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है वो 7.5% दिया जाता है। तो एसटी लोगों को ओवरऑल नौकरियों में 7.5% का रिजर्वेशन है, लेकिन गोवा विधानसभा ने उन्हें अलग से रिजर्वेशन देने के लिए क्या किया है, एसटी रिजर्वेशन बिल 2024 पेश किया है। आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री होस्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024।
बच्चों ये जो बिम्स्टेक है ये उन देशों का समूह है जो बे ऑफ बंगाल के कोस्टल लाइन पर हैं। तो इस बिम्स्टेक है, ये जो ग्रुप है, इन देशों ने पहली बार, एक चीज याद रखिएगा, ये देश पहली बार एक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं जो बिजनेस समिट के नाम से जाना जाएगा। और ये समिट कहां पर होगा? क्या इंडिया में होगा, नेपाल में, भूटान में या म्यांमार में? तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है इंडिया। याद रखिएगा, नई दिल्ली में बिम्स्टेक का पहला बिजनेस समिट या ट्रेड व्यापार सम्मेलन किया गया। बिम्स्टेक के बारे में याद रखिएगा कि इसको 1997 यानी कि 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया था। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है, अगर एग्जाम में आपसे एसएससी जैसे एग्जाम्स में, यूपीएससी में, डीएसएसबी में कहीं पर पूछा जाए तो आपको बताना है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और करेंटली अगर हम बिम्स्टेक में सदस्य देशों की बात करें तो इसमें मेंबर्स की संख्या 7 है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, ये सारे के सारे जो बे ऑफ बंगाल के कोस्टल लाइन पर हैं। इमेज में आप देख सकते हो ये बे ऑफ बंगाल है और इस बे ऑफ बंगाल के कोस्टल लाइन पर ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। हमारा इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, ये सारे के सारे यहाँ पे रीजन्स हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिएगा ये जो मीटिंग हुई है ये हमारी इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग है उसने इसको होस्ट किया है 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट रेपो रेट इन इंडिया डिटरमाइंड बाय एमपीसी। आज यानी कि थर्सडे को 8 अगस्त को आरबीआई की जो द्विमासिक, आरबीआई क्या करती है हर 2 महीने पर एक वो एमपीसी की बैठक करती है। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यहां पे जो एमपीसी है इसका मतलब बच्चों होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन जो है कि 2016 में किया गया था, क्योंकि इसके पहले भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता था। लेकिन 2016 से मौद्रिक नीति समिति जो है कि मौद्रिक नीति के लिए बनाई गई। इसमें 6 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। 6 मेंबर्स में 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि जो अपनी आज की बैठक की है, आज की बैठक में इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो रेपो रेट है उसको हम लगातार सस्टेन करेंगे, यानी कि जो उसका जो स्तर बना हुआ है उसी पे हम बरकरार रहेंगे। तो रेपो रेट काफी महीनों से जब भी इसकी समीक्षा हो रही है, रिव्यू हो रही है इस मीटिंग की, रेपो रेट 6.5% पे बना हुआ है। तो यहां पे याद रखिएगा कि फिर से रेपो रेट को 6.5 पर ही सस्टेन कर दिया गया है। रेपो रेट बच्चों होता क्या है? देखिएगा, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पर आरबीआई क्या करती है, अदर कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टाइम नीड्स के लिए उनके लोन प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो एसबीआई को पैसे की जरूरत है तो एसबीआई थोड़े समय के लिए अल्पकालिक, वो शॉर्ट टर्म होता है, उसके लिए जब वो आरबीआई से लोन लेगा तो वो जिस रेट पर आरबीआई उनको लोन देता है वही रेपो रेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो रेपो रेट कहीं ना कहीं एक तरीके से मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। देखिए, अगर रेपो रेट मान लो, अगर आप इसको ऐसे समझ लो, अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देती है तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा मिलेगा वो महंगा मिलेगा, तो वो भी आगे जब किसी को लोन बांटेंगे तो वो भी महंगा बांटेंगे, तो इससे मनी सप्लाई कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी, यानी कि कम होगी इकोनॉमी में। तो रेपो रेट जब भी बढ़ाया जाता है उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर मनी सप्लाई को पुश करना होता है इकोनॉमी में तो रेपो रेट को घटा दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ इस समय जो मनी सप्लाई है काफी बैलेंस लेवल पे चल रहा है, इसीलिए काफी महीनों से आरबीआई क्या कर रही है, रेपो रेट को अपने उसी दर पे बनाए रखी है। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोगों ने जो स्पेशली बात किया है 7 और 8 अगस्त के करंट अफेयर्स की, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग ऐसे ही डेली जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे। इस लेक्चर का बच्चों जो पीडीएफ है वो आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।